नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, नए कृषि कानूनों ने किसानों को गहरे संकट में डाल रखा है और वो इस समय करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया उनके आंदोलन में साजिशें ढूंढ रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मीडिया आखिरकार क्यों किसानों के खिलाफ खड़ा है। हम ये भी देखेंगे कि अपनी रिपोर्टों से सरकार की पोल खोलने वाला हफिंगटन पोस्ट अपना भारतीय संस्करण क्यों बंद कर रहा है। इसके अलावा हम इसका भी जायजा लेंगे कि केरल सरकार को अपना काला कानून वापस क्यों लेना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। हमारा मीडिया यूं तो हमेशा देशभक्त की दुहाइयां देता रहता है, जय जवान जय किसान के नारे लगाता हुआ दिखता है और जिस तिस की देशभक्ति पर संदेह खड़ा करता दिखता है। लेकिन आज जब लाखों किसान आंदोलनरत हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं या दिल्ली पहुंच गए हैं, तो उसे इस आंदोलन में देश विरोधी चीजें दिख रही हैं। वो इसे तरह तरह से कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि किसान किस स्थितियों से गुजर रहे हैं। 3 कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उनको लेकर उनके मन में किस किस तरह की और कितनी आशंकाएं हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनके रोजगार छिन जाएंगे, उनके खेत चले जाएंगे और वो कारोबारियों के दया पर निर्भर हो जाएंगे। तो ये तमाम समस्याएं और तमाम चिंताएं मीडिया में काम करने वाले लोगों को नहीं सता रही हैं। उन्हें चिंता क्या सता रही है कि इनकी वजह से सरकार परेशान हो रही है। वो सरकार परेशान हो रही है जिसकी सेवा में वो निरंतर लगे रहते हैं और जिसके लिए वो झूठी खबरें करते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बदनाम करने का सिलसिला इस पूरे किसान आंदोलन को शुरू कर दिया गया है और उसे तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। उसको खालिस्तानियों से जोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि खालिस्तानी इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं और ये खतरा है देश के लिए, क्योंकि आगे चलकर ये अलगाववादी आंदोलन में तब्दील हो सकता है। तो ये किसानों के आंदोलन को, जो कि पंजाब के किसान भी हैं, जो कि हरियाणा के किसान भी हैं, उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों के किसान हैं, वो सबको एक खालिस्तानी लेबल लगाने की कोशिश वो कर रहा है। यही नहीं कर रहा है, दूसरे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसने विपक्षी दलों को निशाना बना लिया है और ये कह रहा है कि ये कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भड़काया हुआ कानून है। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों को भड़काएं तो समझ में आता है, उनके प्रदेश की राजनीति है, लेकिन हरियाणा के किसानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे भड़का रहे हैं या उत्तर प्रदेश के किसानों को कैसे भड़का रहे हैं, ये समझने वाली बात नहीं है, नहीं आने वाली है। लेकिन हमारा मीडिया हमें ये समझाने की, ये समझाइश देने की कोशिश कर रहा है। अब एक तीसरा एंगल और जोड़ दिया गया है, शाहीन बाग वाला एंगल। जो किसान इकट्ठे हुए हैं और अब दिल्ली में धरना देने की तैयारी में है, उनको कहा जा रहा है कि ये शाहीन बाग किस्म का एक आंदोलन बन रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जब शाहीन बाग का जिक्र किसी के साथ जोड़ा जाता है तो उसके पीछे मंशा क्या होती है। शाहीन बाग यानी मुसलमान और पाकिस्तान, ये इस तरह का एक नरेटिव बुना जाता है और जिसमें किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की एक नीयत होती है, एक दुष्प्रचार होता है। तो हमारा मीडिया और सोशल मीडिया में जो हिंदुत्ववादी सक्रिय हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता इस अभियान में जुट गए हैं कि इस पूरे आंदोलन को कैसे अलगाववादी, खालिस्तानी, शाहीन बागी, इस तरह के आंदोलन का नाम दे दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि ये विश्वसनीय नहीं है, ये भड़काया हुआ आंदोलन है, ये गुमराह किए हुए लोग हैं और ये जो हिंदू राष्ट्र की जो धारणा चल रही है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जो हिंदुत्ववादियों की सरकार है उसको डामाडोल करने की एक कोशिश है। यानी किसानों की जो वास्तविक चिंताएं हैं और वाजिब चिंताएं हैं उनसे ध्यान बटाने की कोशिश है और सरकार को बचाने की कोशिश है। इसीलिए इस आंदोलन के बहुत कम कवरेज को आप टेलीविजन पर देख पा रहे होंगे, जबकि लाखों किसान देश भर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं
दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और उनके हौसले और उनकी तैयारियां ये एक कायदे से सलामी देने लायक हैं, लेकिन हमारी मीडिया को उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वो उस आंदोलन की कमियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है हमारे मीडिया के लिए। हमारा मीडिया हमेशा ही किसान हो या मजदूर हो, उनके आंदोलन को कम कर कर आंकता रहा है, प्रस्तुत करता रहा है, उसको कम कवरेज देता है, गलत संदर्भों के साथ उसका कवरेज देता है और उसको बदनाम करने की कोशिश भी करता है। इसीलिए जब मजदूर कोई रैली निकालते हैं तो उनकी चिंताओं पर कम बात होती है, उनकी समस्याओं पर कम बात होती है। बात यह होती है कि उनके आने से शहरी जीवन जो है वो कितना अस्त व्यस्त हो गया है। इसी तरह से अब किसानों के आंदोलन पर भी ये हमला इस एंगल से होना शुरू हो जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। ट्विटर पर जिस तरह की पोस्ट देखने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह की पोस्ट देखने को मिल रही हैं, वो सब इसी तरफ हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं, जो भी इस देश के लोग हैं, कि ये जो पूरा आंदोलन है इसको किस एक नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए कि एक तो कम करके आंकना और दूसरा बदनाम करना। 26 तारीख को देश भर के 25 करोड़ मजदूरों ने प्रदर्शन किया सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ और किसानों की जो मांगे हैं उनके पक्ष में, लेकिन वो हमारे चैनलों पर कोई बड़ी खबर नहीं बनी, हल्की फुल्की खबरें बनी और गायब हो गई। न तो उनकी चिंताओं पर, न उनकी समस्याओं पर, न ही उनके मुद्दों पर कोई बात हुई, क्योंकि हर बात जाकर अटकेगी और प्रश्न होगा सरकार की नीतियों पर, और सरकार की नीतियों पर प्रश्न करना इस मीडिया के लिए संभव नहीं है। वो प्रश्न करता है विपक्षी दलों से, प्रश्न करता है आंदोलनकर्ताओं से, सरकार से कोई प्रश्न नहीं करता है कि सरकार आखिरकार इन किसानों की चिंताओं को क्यों नहीं समझ रही है, उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। 6 महीने में उसने केवल 2 मीटिंग की और एक मीटिंग में चूंकि हमारे कृषि मंत्री के पास वक्त नहीं था इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई, और दूसरी मीटिंग लंबी चली लेकिन उसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। और अब एक तीसरी मीटिंग की तैयारी हो रही, लेकिन सरकार जिस मानसिकता के साथ ये मीटिंग करने जा रही है उससे बहुत उम्मीदें नहीं बनती हैं। तो सरकार पर दबाव बनाना का काम मीडिया का होना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि सरकार जवाबदेह बने, लेकिन मीडिया जवाबदेह बनाने के चक्कर में है किसानों को और विपक्षी दलों को, क्योंकि वो सरकार के एजेंडे का पालन कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मीडिया में जो विमर्श चल रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है और जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, उन दोनों में एक तरह की जुगलबंदी है। उनमें काफी समानता दिखेगी आपको दोनों के विचारों में। तो ये स्वाभाविक ही है कि ये जो कुछ भी हमारे मीडिया में दिख रहा है वो हो सकता है कि सत्ता के केंद्रों से आया हो सकता है गृह मंत्रालय से आया, हो सकता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आया हो सकता है बीजेपी की आईटी सेल ने फीड किया हो। मीडिया में जो हिंदुत्ववादी एंकर हैं या रिपोर्टर हैं या एडिटर हैं, उनको ये मैसेज दिया गया हो कि इस आंदोलन को इस ढंग से पेश करना है, इस ढंग से बदनाम करना है, इस ढंग से कम दिखाना है और इस ढंग से ऐसी चीजों को हाईलाइट करना है जिससे ये आंदोलन एक दिग्भ्रमित किसानों का आंदोलन दिखे और उनकी चिंताएं नाजायज दिखें। तो एक पूरे अभियान के तहत हमारे मीडिया ने इस किसान आंदोलन को एक काले ब्रश से पेंट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मीडिया लगातार जिस तरह से इस तरह के नैरेटिव गढ़ता रहा है और इस तरह की बातें करता रहा है, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी। हम इस आंदोलन को और इस तरह के तमाम आंदोलनों को किस रूप में देखेंगे और किस रूप में उनका विश्लेषण करेंगे। ऑनलाइन मीडिया को केंद्र सरकार ने जो नियंत्रित करने का, नियमित करने का सिलसिला शुरू किया है, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, अब उसके असर दिखने लगे हैं। केंद्र सरकार ऑनलाइन मीडिया को कसने के लिए अभी हाल में उसने एक फैसला किया था कि
जो विदेशी निवेश है वो उसकी सीमा 26% कर दी गई है, यानी उससे ज़्यादा का निवेश विदेशी कंपनियां नहीं कर सकती हैं। और इसका तुरंत जो असर पड़ा है वो ये है कि हफिंगटन पोस्ट नाम के जो एक बड़ा पोर्टल है, अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल है, उसका भारतीय संस्करण उसने बंद कर दिया है, क्योंकि वो इस नियम के दायरे में आता है। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार ने एक कानून बनाया है और विदेशी निवेश को उसने उसकी सीमा तय की है, तो इसका बंद होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये सीमा बनाई क्यों गई है, इसका मकसद क्या है, अभी तक सीमा नहीं थी तो क्यों नहीं थी। बिल्कुल साफ मकसद है। हफिंगटन पोस्ट और इसकी तरह के और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं, जिसमें सरकार की तीखी आलोचना होती है, सरकार के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं और जिसकी वजह से सरकार परेशान रही है। हफिंगटन पोस्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि इस सरकार ने चुनावी चंदा वसूलने का एक कहना चाहिए कि काला उपाय ढूंढ रखा है और उसको दबा छुपा के लेने की एक नई व्यवस्था बनाई है, उसको उजागर करने के लिए एक लंबी सीरीज प्रकाशित की थी। और उसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जो विभिन्न पहलू हैं वो लोगों के सामने आए थे, उन पर चर्चा हुई थी, तो उससे ये सरकार बहुत नाराज थी। उसके बाद भी इस पोर्टल ने तमाम तरह की खबरें प्रकाशित करनी जारी रखी जो कि सरकार की नीतियों को उधेड़ते थे। उनमें से एक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं विभिन्न परियोजनाओं के, उनमें की जो नीतियां बनी हुई हैं, जो नियम कानून बने हैं, उनमें सरकार इतने बड़े पैमाने पर बदलाव ला रही है कि उसका बहुत बुरा असर पर्यावरण पर पड़ सकता है। तो इसके बारे में इस पोर्टल ने लगातार रिपोर्टें प्रकाशित की थी, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो बड़ी बुरी तरह से परेशान थी। तो इस वजह से भी ये पोर्टल निशाने पर था। तो लगातार हफिंगटन पोस्ट पर निशाने साधे जा रहे थे और अंततः एक ऐसी बाधा खड़ी कर दी गई जिसकी वजह से हफिंगटन पोस्ट के लिए अपना भारतीय संस्करण चलाना मुश्किल हो गया। और अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे पोर्टल हैं जिन्हें बंद करना पड़ेगा, जो विदेशी पूंजी से चल रहे हैं, और सरकार को इससे ये लाभ होगा कि वो जो आवाज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। भारतीय मीडिया को पहले ही नियंत्रित कर चुकी है। भारतीय मीडिया के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना पहले ही मुश्किल हो चुका है। अभी भी जो पोर्टल हैं कुछ, अब उन पर भी चूंकि वो भारतीय हैं और उन्हें भारत में काम करना है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उनका जब रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी मिनिस्ट्री और उन पर तमाम तरह के नियम कायदे लागू करने की कोशिश करेगी, तो वो भी अपने आप नियंत्रित होना शुरू हो जाएंगे। उनकी भी मजबूरी होगी कि वो अगर इस देश में काम करना चाहते हैं, खबरें देना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की मर्जी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक नए तरह की सेंसरशिप जो सरकार लागू करना चाहती है ऑनलाइन मीडिया पर, वो हफिंगटन पोस्ट के जरिए शुरू हो गई है। ये एक पहला लक्षण है जो आपको दिख रहा है। आने वाले कुछ सालों बल्कि कुछ महीनों में आपको इसका पूरा स्वरूप देखने को मिल सकता है, जिसमें न केवल ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल होंगे बल्कि जो OTT कंटेंट है, ओवर द टॉप कंटेंट है, जिसमें वेब सीरीज वगैरह आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह देखते हैं, उस पर जो कंटेंट आ रहा है उसको भी नियमित करते हुए देखेंगे। उसमें भी इस तरह की जो शर्तें हैं वो लागू की जाएंगी और जिनसे उनका भी कंटेंट प्रभावित होगा, क्योंकि उन तरह की वेब सीरीज में एक के बाद एक कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिसमें फांसीवाद, हिंदुत्ववाद पर हमला किया गया, अटैक किया गया है, और उससे ये सरकार और इस सरकार से जुड़ी जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो भी परेशान हैं और लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये आप ऑनलाइन मीडिया पर सरकार की पकड़, सरकार का नियंत्रण और सरकारी सेंसरशिप को लागू होता देख रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट की घटना को इसलिए सिर्फ ये मानकर अनदेखा करने की जरूरत नहीं है, अनदेखा करना गलत होगा कि ये एक विदेशी संस्थान था जिसका भारतीय संस्करण बंद हो गया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
केरल सरकार ने एक काला कानून बनाया था कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, उस पर कड़ी सजाएं हो सकती हैं। और इसके लिए उसने केरल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन किया था। 118 के तहत एक नई धारा जोड़ी थी और उसको अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। लेकिन जब ये अध्यादेश लागू हुआ तो इस पर जमकर शोर हुआ, पूरे हर तरफ से आपत्तियां की गईं, पूरे देश भर में आवाजें उठी। और देश भर में तो आवाजें उठे ही, लेकिन जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है सरकार में, उसके अंदर से भी आवाजें उठी कि इस तरह का कानून हमें लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कानून लागू होने से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होता है, उनकी पर्सनल लिबर्टी पर हमला होता है, और इसलिए इसको कतई लागू नहीं किया जाना चाहिए। हर तरफ उसके खिलाफ मोर्चे खुल गए थे। अच्छी बात यह है कि केरल सरकार ने समय रहते इसको समझा और जिद पर नहीं अड़ी, जैसे कि हमारी केंद्र सरकार हर बात पर जिद पर अड़ जाती है और पीछे हटने को तैयार नहीं होती है। लेकिन केरल सरकार ने जन दबाव का सम्मान किया और अपने इस निर्णय को बदल दिया। उसने अपना ये अध्यादेश वापस ले लिया है, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी है, कोर्ट को बता दिया है कि अब हम ये कानून लागू करने नहीं जा रहे हैं। और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक समाज में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को एक लोकतांत्रिक तकाजे के तहत किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। गलतियां सरकारों से हो सकती हैं, गलत नियम कानून नीतियां वो बना सकती हैं, लेकिन अगर जनता की तरफ से प्रतिरोध होता है और कुछ वास्तविक चिंताएं खड़ी की जाती हैं तो सरकारों का दायित्व होता है कि वो उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और अपने कदम पीछे खींचने से न हिचकिचाएं। बड़ी बात यह है कि अगर केरल सरकार इस कानून को लेकर अड़ी रहती तो उन सरकारों को भी एक मौका मिल जाता जो ये कहती हैं कि दूसरी सरकारों के हवाले से कि जब वो कर रहे हैं तो आप उनका विरोध नहीं करते, हमारा विरोध क्यों करते हैं। और खास तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं बीजेपी की सरकारों का, केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश की सरकार का, जिसने कोर्ट की चारों तरफ होते जो विरोध हो रहा है उसको तो अनदेखा किया ही, कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार कर दिया और लव जिहाद का अध्यादेश जारी कर दिया। तो एक तरफ आप केरल की सरकार देख रहे हैं जहां विरोध होने पर और वास्तविक चिंताएं सामने आने पर केरल सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं आप योगी सरकार को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को देखते हैं कि वो कतई परवाह नहीं करती है, न तो जन भावनाओं की, न जन चिंताओं, जन सरोकारों की, और न ही कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पष्ट रूप से कह चुका है कि विवाह करना दो युवकों का, युवतियों का, ये उनका अपना निजी मामला है, उनकी पर्सनल लिबर्टी है, उसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता है। लेकिन योगी सरकार ने इसकी परवाह नहीं की। इसने पहले भी परवाह नहीं की थी कोर्ट की। आपको याद होगा सीए के प्रदर्शनकारियों के बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में लगवा दिए गए थे और कोर्ट ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन योगी सरकार नहीं मानी थी और डटी रही थी। तो वो लगातार ऐसी अड़ियल सरकारें हैं ये, चाहे योगी की हो चाहे मोदी की हो। नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, किसान बिलों का मामला हो, हर जगह ये सरकारें अड़ियल रुख दिखा रही हैं। जन भावनाओं का आदर करना इनके चरित्र में नहीं है, इनके व्यवहार में नहीं है। इनकी जो विचारधारा है वो दरअसल निरंकुश है, तानाशाहीपूर्ण है, और इसीलिए ये अपने को बदलने को तैयार नहीं होते हैं। लोगों की भावनाओं और उनकी चिंताओं के आधार पर केरल सरकार ने ये एक अच्छी मिसाल पेश की है और उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी सरकारें भी इससे कोई सबक लेंगी और इस तरह के कानून बनाने से हिचकेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक डीबी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।